मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन और सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन के विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए हम लोग 40 नंबर तक के क्वेश्चन को अपलोड किए हुए हैं और उसको आप लोग स्टडी शायद कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो 41 नंबर की जो वीडियोस हैं उसके आगे के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो अपलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको पास कोई भी वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास द्वारा जो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने डीजीएमएस की जो एग्जाम होने वाली है, गेट की जो एग्जाम होने वाली है, उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। वीडियोस के मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियोस की सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी एग्जामिनेशन पास होने की कंफर्मेशन को सिक्योर कीजिए, निश्चित कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 दी हुई है, उसकी हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है? If a surveyor fails or omits to show any part of the working or allows plan or section to be guilty of breach of CMR 2017, कहता है कि यदि सर्वेयर फेल हो जाता है वर्किंग के किसी पार्ट को शो करने में, उससे भूल हो जाती है, या अलाउज प्लान और सेक्शन टू बी गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ CMR 2017, CMR 2017 को ब्रीच यानी उल्लंघन करने में वो गिल्टी पाया जाता है किसी प्लान और सेक्शन के तहत, तो उस संबंध में कौन वो गिल्टी होंगे, कौन जो है दोषी कहलाएंगे? तो ऑप्शन ए सर्वेयर, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी ऑनर, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर रेगुलेशन नंबर 53 जिसकी चर्चा की हुई है सब रेगुलेशन नंबर 3 में, इसमें कहता है नथिंग इन सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 में जो रिकॉर्ड करता है सर्वेयर अपने बाउंड बुक में फुल फैक्ट बताता है, जो वाटर लॉक्ड वर्किंग होती है, डिस्यूज्ड वर्किंग होती है, माइन बाउंड्री के 120 मीटर के अंदर होते हैं, उसके फुल फैक्ट को रिकॉर्ड करता है। इसमें यदि ये जो मैटर्स दिए हुए हैं उसमें जो उसको उससे भूल हो जाती है, ओमिट्स हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस संबंध में सेल एब्जॉल्व द ऑनर एजेंट और मैनेजर। तो यहाँ एब्जॉल्व का मतलब है कि जो उल्लंघन होती है उनके दोषी जो है ऑनर एजेंट मैनेजर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको पूरा कराने की, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड अंडर दिस रेगुलेशन और अदर ऑर्डर मेड अंडर देयर अंडर। तो इसके तहत ऑनर एजेंट मैनेजर भी जो है दोषी होते हैं, जिसके कारण से ये जो सर्वेयर तो रहेंगे ही, मैनेजर एजेंट ऑनर भी कहलाएंगे। यानी ऑल दी ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 41 नंबर कंप्लीट हुई, जिसका ई नंबर ऑप्शन आपने टिक लगाया। अब यहां पर देखिए आपको 42 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कहता है कि मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको और क्लियर विजिबिलिटी आ जाए। ये रही। अब यहां पर देखिए 42 नंबर कहते हैं व्हाइल कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोसिव हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। तो यहां पर आप डेवलपिंग करना चाहते हैं हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, और वो कौन सी हजार्ड? एक्सप्लोसिव के कारण जो हजार्ड मैनेजमेंट प्लान आप डेवलप करना चाहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए जो आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं उसके दौरान द फॉलोइंग 3 मेंबर शैल बी प्रेजेंट इन द टीम। तो टीम में 3 मेंबर कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे? तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, जो उसको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी आप कहते हैं, वो कौन से रेगुलेशन के तहत तैयार की जाती है, उसमें क्या क्या की वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है। वो आप मैं रेगुलेशन नंबर 104 जिसका 1E और 104 का 3 नंबर इस संबंध में कहा है, तो हजार्ड मैनेजमेंट प्लान के लिए, जिसकी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, उसकी कट पेस्ट किया हुआ हूं मैं। यहां पर ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि कौन मेंबर उसमें रहते हैं, कौन कौन 3 मेंबर जरूरत है। ए फैसिलिटेटर ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट फैसिलिटेट करने वाला, इंजीनियर ऑफ द माइन, सर्वेयर, ब्लास्टिंग इंचार्ज, शॉर्ट फायरर। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इंजीनियर जो होती है एक्सप्लोसिव से रिलेटेड नहीं होता, तो उसको हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। सर्वेयर जो कि एक्सप्लोसिव से रिलेटेड नहीं होता, उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे।
2-3 को शामिल ना करके शॉर्ट फायर को करना ही पड़ेगा, ब्लास्टिंग इंचार्ज को करना है, फिर फैसिलिटेटर ऑफ रिस्क असेसमेंट वाले को करना होगा। तो 1-4-5 वाली ऑप्शन कौन सी है? 1-4-5 वाली ऑप्शन ए है। ए को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जिसको हम यहाँ पर सेफ्टी किसके लिए ले रहे हैं, एक्सप्लोसिव हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, उसके तहत क्या कहता है 104 का ई, 104 का 1E और 104 का 3 नंबर, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो आप ध्यान कर लीजिएगा, आप अपने इंस्टीट्यूट से जाके मिला लीजिएगा, मैं कट पेस्ट यहाँ नहीं किया हूं। आप 104 का 1 का ई और 3 नंबर पढ़ लीजिएगा, जिससे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर रिस्क को एसेस करने के संबंध में बताया गया है, मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डेवलप करने के संबंध में बताया गया है। तो 43 इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक द ट्रू स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो आप तैयार करते हैं उसके संबंध में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, सीपीएम इज स्टोकेस्टिक सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, और पीईआरटी इज ए डिटर्मिनिस्टिक यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये दो टेक्निक है जो कि हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संबंध में यूज करते हैं। तो सीपीएम और पीईआरटी को पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो यहां पर दी हुई है। जैसा फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं कि क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, पीईआरटी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होता है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इज ए पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक that is applicable when the time required to finish a project is not certain। तो जो काम करने का फिनिश जो रिक्वायर्ड होता, फिनिश करने काम को फिनिश करने का, जो प्रोजेक्ट को फिनिश करने का जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है, जो टाइम लगती है उसमें, तो वहां पर एपीईआरटी एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। सीपीएम इज ए स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम विच हैज ए सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर ए प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड टाइम पर ये जो है डिपेंड करती है, जो कि स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम कहलाती है। तो ये हो गई पहला डिफरेंस। दूसरा हो गया पर्ट इज ए पैराबोलिस्टिक मॉडल। तो पैराबोलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी बोला जाता है, दोनों साइनोनिमस है पैराबोलिस्टिक का। तो यहाँ सीपीएम इज ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो क्लियर हो गया कि सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। तो आप यहाँ पर सीपीएम बी ऑप्शन में डिटर्मिनिस्टिक मॉडल दिया हुआ है, और पर्ट जो है स्टोकेस्टिक है, जो कि पैराबोलिस्टिक भी कहा जाता है। तो बी नंबर आंसर को आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्ट के बारे में कहता है द मेन फोकस ऑफ पर्ट इज टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होती है उसको मिनिमाइज करने का काम पीईआरटी से करते हैं। जबकि द मेन फोकस ऑन सीपीएम इज ऑन ए ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट और टाइम के बीच में जो ट्रेड होती है उसको मेजर एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट को कटिंग करने के लिए हम लोग इसको सीपीएम को यूज करते हैं कि कॉस्ट अधिक लग रही है, कैसे उसको कटिंग किया जाए। तो ये जॉब एनालिसिस पर डिपेंड करती है, जॉब पर डिपेंड करती है सीपीएम। अब ये टाइम पर डिपेंड करती है। पर्ट जो है इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है, इवेंट ओरिएंटेड होती है, और सीपीएम इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है, यानी कि जॉब पर निर्भर करती है, जॉब के पाथ पर निर्भर करती है सीपीएम। तो आपने जान लिया कि पर्ट और सीपीएम किस नेचर के होते हैं, क्या काम आते हैं। तो ऑप्शन बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ऑल पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल मशीन्स यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइन सेल ऑपरेट। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल जो इक्विपमेंट होती है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि क्या होता है पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर। तो आपको मैं विजुअली आई कांटेक्ट के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पोर्टेबल मशीन यानी कि जैसे मेरे हाथ में ये ड्रिल मशीन है, तो वह मशीन जो एक घूमते हुए यानी कि आगे पीछे होते हुए काम करती है, तो ऐसा मशीन पोर्टेबल मशीन कहलाता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेबल मशीन होती है वो एक जगह स्थिर होकर के काम करती है, परंतु उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा मशीन जो है ट्रांसपोर्टेबल मशीन कहलाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेबल मशीन में आप ले सकते हैं कि हॉलेज जो होती है, हॉलेज इंजन, वो एक जगह स्थिर होकर के काम करती है। पंप जो है एक जगह स्थिर होकर काम करती है, परंतु हमको मोटर जो है एक जगह स्थिर होकर काम करती है, परंतु जो है हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेबल
ट्रांसपोर्टेबल मशीन एक जगह स्थिर होकर के काम करती है, परंतु उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेबल मशीन कहलाती है। और पोर्टेबल मशीन मूवमेंट के साथ वो जो है काम करती है, तो वो जो है पोर्टेबल मशीन कहलाता है फ्रेंड। तो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके बताया जा रहा है, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो कि CEAR के नाम से 2010 के नाम से जानी जाती है, उसमें आपके बताया गया है कि पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल की डेफिनेशंस। तो यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइन सेल ऑपरेट, वो जो ऑपरेट होती है वो ऑप्शन ए कहता है कि ऑन रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द कंसर्न्ड स्विच गियर, वो कंसर्न्ड स्विच गियर से रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट होगी, फ्रॉम कंसर्न्ड स्विच गियर से होगी, ऑन रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द कंसर्न्ड स्विच गियर विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन। तो ये ऑन रिमोट कंट्रोल फ्रॉम द कंसर्न्ड स्विच गियर विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन संभावना इसी की लग रही है, विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन ओनली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन होती है वो रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट होती है, जो कि स्विच गियर से होती है, जो कि पायलट कोर प्रोटेक्शन उसमें लगी रहती है। तो ऑप्शन सी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैन बी डन इन ए डिग्री फर्स्ट सीम विथ अप्रूवल ऑफ। तो फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो हम लोग डिग्री फर्स्ट सीम में करते हैं, उसके लिए अप्रूवल किसकी जरूरत पड़ती है? तो आपको जहां तक मालूम होगा कि जो कोल माइंस रेगुलेशन 136 का 3 नंबर कहता है अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, इसमें बताया गया है जो 3 नंबर में है कि नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेंड इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड। किसी भी व्यक्ति को बिलो ग्राउंड में आग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ना आग लगाएगा, प्रोवाइडेड दैट, जिसके साथ लगी हुई है। इन the case of gaseous seam of first and second degree, flame or electric welding or repairing apparatus may be used below ground if permitted by the an order in writing of the manager। तो आ गई प्रश्न आपकी, मैनेजर द्वारा डिग्री फर्स्ट जो सेकंड डिग्री गैसी माइंस है उसमें मैनेजर की रिटन परमिशन द्वारा आप ये फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं। एंड एवरी सच ऑर्डर सेल स्पेसिफाई द पर्सन, इसमें ऑर्डर में लिखी होगी कि वो कौन से व्यक्ति होंगे जो इनका इंचार्ज होंगे उस एपरेटस का। एंड इट सेल बी द ड्यूटी ऑफ सच पर्सन, उनकी उस पर्सन की ड्यूटी होगी कि एपरेटस को ब्रिंग करें और बैक टू सरफेस लेके जाएं और लेके लाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिलो ग्राउंड, जबकि उसकी लंबे समय तक उपयोग उसकी की उपयोगिता की नहीं जरूरत है। बी नंबर में कहता है रेगुलेशन में, सब रेगुलेशन 3 का बी में कि इन द केस ऑफ गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री ए फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग एपरेटस में बी यूज्ड बिलो ग्राउंड इफ प्रायर परमिशन इन रिटन writing has been obtained from the regional inspector and subject to such condition he may be specified therein। तो यहाँ पर डिग्री थर्ड गैसी माइंस में अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति लेने के बाद ही आप उसको डिग्री थ्री गैसी माइंस में वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये 136 जो अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर है उसके कीवर्ड और की नंबर आपके 3 नंबर में दिए हुए हैं, वो आपने देखा। तो अब यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है 46 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसकी क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड ऑफ वाइंडिंग व्हेन द केज कंटेनिंग पर्सन्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन ट्वाइस द सर्कमटेंसेस ऑफ द ड्रम फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द वाइंड ऑफ ए ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस इज नॉट प्रोवाइडेड। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस जब नॉट प्रोवाइडेड होती है तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड ऑफ द वाइंडिंग, मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड क्या होगी जब केज जो होगी कंटेनिंग पर्सन जिसमें लोग रहते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन, जो कि वो ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रम, ड्रम में जो 2 फेरा की रस्सा लपेटा हुआ है, 2 फेरा ड्रम घूमने के लिए बचा हुआ है, तब पीट बॉटम पे पहुंचने के पहले या रुकने के पहले वो 2 फेरा डिस्टेंस पर 2 फेरा ड्रम पर जो घूमने के लिए बचा, उसके लिए उस समय स्पीड कितनी होनी चाहिए, जबकि ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन से नाइट प्रोवाइडेड की गई है। तो इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन 81 का 11 नंबर है, जिसमें मैन वाइंडिंग 81 के तहत कहते हैं, तो 11 नंबर को मैं पहले ऊपर कट पेस्ट करके रखा हूं फ्रेंड्स। देखिएगा इसमें कहती है 1.2 मीटर पर सेकंड, जो कि आपकी मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहां देखिएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड कही हुई है, जो
ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नॉट प्रोवाइडेड होते हैं तो उसके लिए कहा गया है। जबकि इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड। इन एडिशन टू द ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, ए पॉइंट शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क्ड ऑन द इंडिकेटर ऑफ द इंजन इन सच ए वे एज टू शो व्हेन द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रम फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वाइंड। तो यहाँ पर वाइंड कंप्लीशन के ड्रम से 2 फेरा जब अगर घूमने के लिए बचता है ड्रम, तो 2 फेरा से कम न बचे, नॉट लेस देन हो, तो वहां पर जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कन्वेइंग करने के लिए जो मीन्स लगी रहती है, साधन लगती है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी इसके संबंध में कहता है। जबकि ऑटोमेटिक कन्वेंसेस प्रिवेलिंग किया गया है। तो यहाँ पर एंड इफ सच केज आर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस कंटेन पर्सन्स आर वाइंडिंग इंजन मैन शैल नॉट एज सून एज इट हैज रीच्ड द पॉइंट एफोरसेड रेज इट फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड एक्सीडिंग 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1.2 मीटर पर सेकेंड ए नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक की वर्ड और आपकी है जो 8 नंबर में कहता है कि द स्पेस बिटवीन द डिटेचिंग हुड मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल। जो सेंटर ऑफ द होल, डिटेचिंग हुक का जो सेंटर ऑफ होल है फॉर अटैचिंग इट टू द रोप सॉकेल, जो कि रोप सॉकेल से अटैच्ड रहता है, ये डिटेचिंग हुक जिसको सेफ्टी हुक भी कहते हैं आप, जिसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। एंड द डिटेचिंग बेल, जिसको डिटेचिंग प्लेट भी कहते हैं, वो व्हेन द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एज इट नॉर्मल पोजीशन एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट शैल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर वेयर द गियर्ड इंजन इज यूज। गियर्ड इंजन यूज करते हैं तो वो बेल प्लेट और जो सेफ्टी हुक का जो पिन है वहां से उसके बीच की दूरी 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, और नॉट लेस देन 3.6 मीटर, 3.6 मीटर से अधिक कम नहीं होगी जब वो डायरेक्ट एक्टिंग इंजन का उपयोग किया जा रहा हो। तो ये प्रश्न पूछी जा चुकी है आपके एग्जामिनेशन में, पिछले ईयर में ही डब्ल्यू में भी पूछी गई है, लेजिस्लेशन में भी पूछी जा रही है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना होगा की नंबर को फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए एक और की नंबर है आपका, कहता है इन एवरी शाफ्ट इंजन शैल बी फिटेड विथ एन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर। तो ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर रिकॉर्डिंग के लिए एक इंजन के साथ फिट किया हुआ रहेगा। 10वें नंबर में कहता है तो इन एवरी शाफ्ट, जिसके लिए की नंबर 1.5 मीटर पर सेकेंड, परमानेंट लैंडिंग एट ए स्पीड एक्सीडिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक की नंबर आपको याद रखना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसके संबंध में क्या कहता है कि इन एवरी शाफ्ट देयर शैल बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग, हियर अंडर कॉल्ड द ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस, जिसको वो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस करने के जो कि इफेक्टिव ऑटोमेटिक उपकरण लगी रहती है जो कि ओवर ओवर वाइंडिंग को रोकने के काम में आती है। विच शैल प्रिवेंट द डिसेंडिंग केज फ्रॉम बीइंग लैंडेड एट द पीट बॉटम और अदर परमानेंट लैंडिंग एट ए स्पीड एक्सीडिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगर 1.5 मीटर पर सेकेंड से जैसे ही आप अधिक लैंडिंग के दौरान या डिसेंडिंग होता हुआ केज जो रुकने वाली रहती है उससे अधिक आप स्पीड करते हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस काम कर जाती है और वो जो है उसको रोक देती है। मूवमेंट ऑफ द असेंडिंग केज, तो नीचे जाते हुए केज को जो है वो के लिए काम आते हैं। इन सच मैनर एज टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन राइडिंग देने, तो उनके जो पर्सन राइडिंग करते हैं जो नीचे जाते हैं उनके लिए ये सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड नहीं होने देती है। तो ये की नंबर और की वर्ड रहे जो 46 क्वेश्चंस थी उसके, या फिर कहें आप रेगुलेशन 81 मैन वाइंडिंग उसके लिए है। तो